नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का हुआ 1 साल बीत गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री और तमाम अन्य लीडर्स जो हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर को बदल के ऑपरेशन सिंदूर का लगा रहे थे। एक तरह से हम उन लोगों के लिए ये काम कर रहे थे जिन्होंने अपनी जान गंवाया था और पहलगाम में जिस तरह से टेरर अटैक हुआ था, उन तमाम चीजों को लेकर के हम सम्मान दिखा रहे थे। अपनी आर्मी, अपने एयरफोर्स, नेवी के प्रति भी हम सम्मान दिखा रहे थे। अब यहाँ दूसरा पहलू है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच बिल्कुल ही बातचीत बंद हो गया, है ना। किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं की गई। दो पड़ोसी देश हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों का वैश्विक जगत में प्रभाव है और इन तमाम चीजों के बावजूद भी देखा जाए तो ना व्यापार के स्तर पर कोई बातचीत हो रही है, ना राजनयिक संबंध ठीक से चल रहा है और पूरी तरह से दोनों जो है अलग थलग एक दूसरे से हो गए हैं। अब यहां पर खबर आई है कि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार चाह रही है कि इन तमाम चीजों को ठीक किया जाए, है ना, और पर्दे के पीछे ही सही लेकिन बातचीत को आगे बढ़ाई जाए, है ना। और इसके लिए एक देश है, उसका नाम है कतर, वो मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि लगातार 3 महीने में भारत और पाकिस्तान के कुछ अधिकारी, कुछ और पूर्व राजनयिक वगैरह जो कह सकते हैं, वो 2 मीटिंग कर चुके हैं। अब इसको लेकर के ये बातें तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो सकती है। क्या भारत पाकिस्तान जो जानी दुश्मन है एक बार फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। ये तमाम प्रश्न यहां से निकलने शुरू हो गए हैं। देखिए, गतिरोध का टूटना, जैसा मैंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा था, इसकी शुरुआत हुई है संवाद की। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होता है कि औपचारिक तौर पर सरकारें बात नहीं करती है लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत चलते रहता है। गोपनीय बैठक को लेकर के कहा गया है कि पिछले 3 महीने में कतर और अन्य एशियाई शहरों में 2 महत्वपूर्ण बैठक हुआ भी है। वर्ग पिघलाने की कोशिश, यानी कि जाहिर सी बात है जो मनमुटाव हुआ है, जो अविश्वास पनप गया है दोनों के बीच, या कोल्ड वार की सिचुएशन में दोनों जो पहुंच गए ना, वो कहीं ना कहीं खत्म करने की बात यहां पर की जा रही है और बैक चैनल की संभावनाएं तलाशे जा रहे हैं। यानी कि सरकार तो काम नहीं कर रही है लेकिन पर्दे के पीछे दोनों देश चाह रहे हैं कि एक दूसरे से संवाद किया जाए, एक दूसरे के प्रति फिर से विश्वास जताया जाए। क्योंकि देखिए, भारत और पाकिस्तान, आप कहते हैं ना कि दो पड़ोसी हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भाई पड़ोसी जो है ना, आप दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी का क्या करोगे, उसको तो आप बदल सकते नहीं। तो जाहिर सी बात है, ना चाहते हुए भी आपको समय के साथ संबंध बेहतर करने ही पड़ेंगे। यही बात यहां पर कही जा रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि औपचारिक तौर पर कुछ बातें नहीं होती है। ऐसा नहीं कि शिखर सम्मेलन हो रहा है, मंत्रिमंडल के स्तर पर बातचीत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर्दे के पीछे अनौपचारिक बातचीत चल रहा है ना। और इसकी जो जानकारी है और सहमति, ये सारी चीजें सरकार को लगभग लगभग यहां पर रहता है। और इस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा करके आप कह सकते हैं बिहाइंड द सीन करके, जो हम कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध को दुरुस्त किया जाना, वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि तनाव कम किया जाए, युद्ध भविष्य में हो सकता है तो उसको रोका जाए, एक दूसरे के बीच जो गलतफहमी हुआ है या क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे किया जाए और भविष्य में औपचारिक बातचीत कैसे हो, यानी कि आगे चल के शिखर सम्मेलन ही होना है दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच, तो उसके लिए एक बैकग्राउंड तैयार करने का ये काम करता है। ठीक है, तो इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं या सीक्रेट डिप्लोमेसी, या आप वही जो मैंने कहा बिहाइंड द सीन्स, ये सारी बातें की जाती है। इसके अंतर्गत चाहे पूर्व राजनयिक हो, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हो, इंटेलिजेंस चीफ हो, या कोई मध्यस्थता करने वाले देश, खास करके आजकल एक देश बहुत चर्चा में रहता है, उसका नाम कतर है ना। तो कतर जो है लगातार इन तमाम, जैसे तालिबान के साथ मीटिंग हुआ था ना, उसमें भी कतर ने ही काम किया था। बहुत सारे पूर्व राजनयिक होते हैं जो दोनों देशों में काम कर चुके होते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं, तालमेल बिठा सकते हैं, उनके माध्यम से होता है। और आईआर की भाषा, इंटरनेशनल रिलेशन, आपका चूंकि एक सब्जेक्ट है यूपीएससी में तो आप पढ़ते होंगे, उसमें जो बातें की जाती है कि हार्ड पावर, हार्ड पावर कहने का तात्पर्य हो गया कि मिलिट्री ऑपरेशन करना। दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, कहने का तात्पर्य कि आप सांस्कृतिक चीजों का आदान प्रदान करते हैं खेल के माध्यम से। भारत पाकिस्तान के बीच तो देखिए खेल भी खत्म ही हो चुका है। अभी T20 वर्ल्ड कप का आपने देखा, लगभग लगभग वहां स्थिति था कि वहां भी खेल नहीं होगा, तो हालांकि हुआ। तो कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को अगर जारी किया जाता है तो सॉफ्ट पावर डेवलप होता है। और आज के समय में इंटरनेशनल रिलेशन में जो शब्द की चर्चा की जाती है वो स्मार्ट पावर, यानी कि जहां हार्ड पावर की आवश्यकता हो वो कीजिए, जहां सॉफ्ट पावर की आवश्यकता हो वो कीजिए। अगर भारत सरकार के फिलहाल की रणनीति पर ध्यान देंगे तो वो स्मार्ट पावर पर काम करते हुए नजर आ रही है। सरकार ने कहा कि अगर आतंकवादी हमला होता है तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, यानी कि फिर हम यहां पर यह भी नहीं कि राजनयिक स्तर पर बात करेंगे, ये सब नहीं, सीधे सेना जो है वह एक्शन लेना शुरू कर देगी। लेकिन अनौपचारिक तौर पर हम बातचीत का गुंजाइश भी तलाश रहे हैं। यही होता है स्मार्ट पावर, है ना। तो आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ें
आंसर राइटिंग लिखें तो इसकी चर्चा करें। तो यहां पर दोनों को जरूरत क्यों है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न्यू नॉर्मल करने की आवश्यकता है। स्थिति बहुत खराब हो गया है, तो भविष्य में कोई आतंकी हमला हुआ तो भारत तो कह ही चुका है ना। आपको ध्यान होगा कैबिनेट ने फैसला लिया था पहलगाम अटैक के बाद कि इस तरह की कोई घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, यानी कि पाकिस्तान हम पर जो है वॉर थोपना चाह रहा है तो हम सीधे आर्मी एक्शन ले सकती है। तो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट ना हो, सीधे मिलिट्री रिस्पॉन्स संभव है ना। तो ये सारे खतरा ना बढ़े, इन तमाम चीजों को लेकर के दोनों देशों को कहीं ना कहीं जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि दोनों देशों ने अपनी पूरी क्षमता झोंक दी, है ना। हम समय के साथ सीज फायर पर भी दोनों देश आए और पाकिस्तान को भी यह समझ में आ गया कि अगर इस तरह के आतंकवादी घटना होता है तो अब ये न्यू इंडिया है, ये भारत बदल चुका है। ये सिर्फ दुनिया भर में जाकर के ये नहीं कहेगा कि देखिए हम पर अटैक हो चुका है, बल्कि खुद ही एक्शन लेना शुरू करेगा। और हमने ये दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार भारतीय सेना का देखा जाए तो बॉर्डर से 17-18 किलोमीटर अंदर जाकर के पाकिस्तान में स्ट्राइक किया गया, आतंकी हमलों पर सीधे तरह से वार किया गया और पाकिस्तान की भारी क्षति उसमें हुआ था। और आपको ध्यान होगा कि किस तरह से अमेरिका के पास जाता हुआ सीज फायर को लेकर के गिड़गिड़ाने लगा पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें जो है पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति बेहद अलग हो चुका है और दोनों देशों को समझने की आवश्यकता है। क्राइसिस जो मैनेजमेंट मैकेनिज्म है उसकी कमी निश्चित तौर पर इस घटना के बाद रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं यह दूर करेगा। और डीजीएमओ हॉटलाइन, ये क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की सीधी सैन्य लाइन सक्रिय थी इन चीजों को लेकर के। दोनों देशों के डीजीएमओ हर मंगलवार को अभी भी बात करते हैं, लेकिन राजनयिक स्तर पर आप देखेंगे कि कोई भी एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। इसलिए दिल्ली की यह सोच बनी हुई है कि भविष्य में कोई बड़ा हमला होता है तो फिर कैसे कम्युनिकेट किया जाए, है ना, बैक चैनल का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और यही चीज पाकिस्तान में भी है। तो कुल मिलाकर के कुछ आप कहते हैं कि अगर आप दरवाजे बंद भी कर लेते हैं ना तो खिड़कियां खोल दीजिए ताकि ठंडी हवा जो है वो आती रहे। तो आपसी संबंध में हम ये कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी तो ऐसा ही होना चाहिए, खास करके पड़ोसी के साथ तो होना ही चाहिए। तो बैक चैनल का यहाँ पर इतिहास अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया जा रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी यहां हुआ करते थे प्रधानमंत्री और वहां पर राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ हुआ करते थे, तब भी इस बात को लेकर के चर्चा किया गया था, है ना। सीक्रेट टॉक्स वहां पर जारी रहा, कारगिल वॉर के बाद भी देखा जाए, मनमोहन सिंह एरा में भी कश्मीर को लेकर के बातचीत लगातार जारी रहा था। डोभाल जानजुआ टॉक्स जो है, जो दोनों देशों के एनएसए के बीच लगातार तमाम चीजों को लेकर के बातचीत होता रहा, खास करके बैंकॉक सहित कई अलग मुलाकातें भी हुई। 2021 के सीज फायर अंडरस्टैंडिंग की बात किया जाए तो वही मीडिएशन के जरिए एलओसी पर सीज फायर जो है वो कराया गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ना तो दोनों देश पहले से भी पर्दे के पीछे बहुत बार बातचीत करते रहे हैं। और ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आप डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हैं, टेबल पे नहीं बैठ सकते हैं, तो बाकी जो रास्ते हैं, जो बाकी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए। वो दोनों देशों के रिश्तों के लिए भविष्य में बेहतर होगा। भारत इसे कैसे देख रहा है? भारत की सोच अगर बात किया जाए दो हिस्सों में, एक बात कि भाई हम आतंकवाद को लेकर के समझौता नहीं करेंगे, इसलिए भारत जो है लगातार इसमें कहता रहता है कि टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। आप ये भी चाहेंगे कि टेबल पर बैठ के बातचीत हो और आप उधर से आतंकवादी हमले भी करेंगे, ये नहीं होगा। तो जब तक आप आतंकवादी हमले को खत्म नहीं कर देते हैं, औपचारिक बातचीत नहीं हो सकता है। हालांकि कम्युनिकेशन भी जरूरी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, बहुत तरह की गलतफहमियां हो सकता है, तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन तो होते रहना चाहिए ताकि किसी भी स्तर की गलतफहमियां है उसे दूर किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं, ऐसे ही समझिए कि अगर बॉर्डर है, हो सकता है कोई भारत का नागरिक गलती से पाकिस्तान की तरफ चला जाए, तो उसको यहां पर लाना भी अगर मान लेते हैं तो ये ना हो कि पाकिस्तान उसको सीधे स्पाई घोषित कर दे कि एक नया धुरंधर मिल गया, उसको भारत की तरफ भेज दे। ऐसे अगर पाकिस्तान का कोई आ गया तो हम सीधे उसको आतंकवादी ना मान ले। अगर हम जान रहे हैं कि वाकई ये आम नागरिक ही है तो इसको वापस करने की व्यवस्था किया जाए। ये सब कब होगा? जब निश्चित तौर पर कुछ बैक चैनल डायलॉग चलता रहेगा, तब ही हो सकता है। तो यहां पर स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट के रूप में इसे पूरी तरह से देखा जा रहा है। अब भारत को इससे फायदा क्या होगा? भविष्य में अगर आतंकी हमला होता है, एलओसी पर लगातार आप जानते हैं कि टेंशन बना ही रहता है, मिलिट्री स्ट्राइक होती है, तो बैक चैनल का तमाम चीजें जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ट्रम्प फैक्टर। अमेरिका से डायरेक्ट प्रेशर आपको कम होगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सीज फायर हुआ था, आपने ध्यान दिया होगा, ट्रंप ने ये एक्स प्लेटफॉर्म पर जाकर के लिखा कि हमने सीज फायर कराया, 50 बार क्रेडिट लिए, यूएन में जाकर के क्रेडिट लिए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच अगर टेंशन होता है
तो आपस में ये दोनों बैठ के बात करें। भारत हमेशा ही इस इश्यू को लेकर के कहता ही रहा, कश्मीर इश्यू को लेकर के भी कहता रहा है कि किसी भी मध्यस्थता को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप ने भी ऑफर दिया, लेकिन भारत ने सीधे मना कर दिया कि दोनों देशों के बीच का मसला है, इसलिए दोनों देश ही इन तमाम चीजों को लेकर के बात करेंगे। तो न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए कम्युनिकेशन फेल्योर अगर होता है तो निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकता है, तीसरे देश की एंट्री हो सकती है, और अमेरिका और चीन हमेशा ही इस ताक में रहता है कि मध्यस्थता करना उनको मिल जाए कहीं ना कहीं, तो वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। परसेप्शन बैटल, देखिए ये बैटल सबसे ज्यादा खतरनाक है। आपसी संबंध में भी हम एक दूसरे के प्रति क्या है ना कि पूर्वाग्रह बना लेते हैं, और ऐसे देशों के बीच भी अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी होता है। तो उसको खत्म करने के लिए है ना, भारत मिलिट्री लेवल पर लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर थोड़ा सा वजूद तो बढ़ा है। खास करके ईरान वाला युद्ध जो है, लगातार ट्रंप आकर के क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं, भले सच्चाई जो भी हो या पाकिस्तान की वास्तविक स्थिति जो भी हो, लेकिन यह क्रेडिट तो मिला ना कि भाई ट्रंप कह रहे हैं कि इनके वजह से हमने सीज फायर किया, ईरान पर स्ट्राइक नहीं किया, तो पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ी है। जिस तरह से आसिम मुनीर को बार बार वॉशिंगटन में बुलाया जा रहा है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, तो पाकिस्तान जो अलग थलग पूरी तरह से पड़ गया था, उसका कहीं ना कहीं वजूद दिखने लगा है अंतरराष्ट्रीय जगत पर। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के महत्व को समझ सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये अनऑफिशियल बातचीत शुरू हुआ है, इससे सबसे ज्यादा फायदा जो है क्राइसिस मैनेजमेंट में आएगा। जो हम आगे चल करके कभी किसी तरह की गलतफहमियां होती है उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और भारत जिस तरह से आतंकवाद को लेकर के अब जीरो टॉलरेंस अपना रहा है, समय के साथ पाकिस्तान को भी ये समझ में आ रहा है कि हम चाहें तो निश्चित तौर पर हम क्या कर सकते हैं, भले ही औपचारिक बातचीत अभी ना हो, लेकिन अनौपचारिक स्तर पर बातचीत जारी रख सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट पावर को जारी रखा जाए, है ना। अब इसलिए आपने देखा होगा कि तमाम टेंशन के बाद पाकिस्तान सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान को खेलने की इजाजत दी, है ना। तो कुल मिलाकर के कुछ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कुछ हम कोशिश करते हैं, तो संभव है कि आगे चल करके संबंध बेहतर हो जाए। पाकिस्तान को समझने की भी जरूरत है कि वह भारत में अब आतंकवाद को प्रायोजित नहीं कर पाएगा, और करता है तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उसको मुंह की खानी पड़ी, इससे पहले एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, तो जाहिर सी बात है भारत हमेशा ही ऐसा जवाब देता रहेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या कि नहीं। अपने विचार तर्क के साथ लिख करके बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।